अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिशिएंट द मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले माज़रत, मैं काफ़ी देर हो गया, 7:30 का टाइम था, 8 बज चुके हैं, ट्रैफिक बहुत था, लेकिन फिर भी माज़रत। अच्छा जी, टिल डेट वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस टू सम एक्सटेंट एंड मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग हम पिछले 2 क्लासेस में मार्केटिंग में डिटेल डिस्कशन करी है। मार्केटिंग ऑडिट क्या होता है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है, यूनिक सेल्स प्रोपोजिशन क्या होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे डिवाइस होती है, एंड ऑल ऑफ दिस हमने देखा था। लग्जरी कार्स कराची का सवाल किया था, राइट। उसमें भी हमने ये चीज़ें देखी थी, और उसके नेक्स्ट क्लास में हमने एक और सवाल भी किया था। नाउ लेट्स शिफ्ट द गियर्स। आइडिया ये था कि इंशाल्लाह आज हम जून 2018 का एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको हेजिंग का थोड़ा सा फ्लेवर दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास से हेजिंग को पिक करेंगे। अच्छा, अगर आप अपने पास पेपर्स देखें तो हेजिंग गाहे बगाहे आपसे टेस्ट हो रहा होता है। कैसे टेस्ट हो रहा होता है? मैंने कुछ बाहर से परचेज करनी, मेरे लिए अप्रोप्रिएट हेजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? आया फॉरवर्ड्स होगा, फ्यूचर्स होगा, ऑप्शंस होगा, स्वैप होगा, राइट। या फिर फॉर एग्जांपल हेजिंग में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, मैंने ये हेज स्ट्रैटेजी अपनाई थी, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, आपको मुझसे बेहतर पता है। जब आप फ्यूचर में पोजीशन लेते हैं, स्क्वायर करते हैं, राइट। जब आप फ्यूचर में बाय सेल करते हैं तो आप उसको स्क्वायर कर रहे होते हैं ताकि आप अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करें और क्लोज करें, राइट। इसी तरीके से फ्यूचर आप एक मार्केट में लेते हैं, फॉरवर्ड आप एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। खैर, इस पे हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे जब मैं हेजिंग में जाऊंगा। तो द आइडिया इज लेट्स स्टार्ट ऑफ विद जून 2018 क्वेश्चन नंबर 1, राइट। उसमें हमें बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट्स दिए हुए। क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन एस्पेक्ट ये है कि उसने आपसे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी नहीं पूछी। मैं सिर्फ ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि एक परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी भी होती है, राइट, कि जिसमें आप बेस करेंसी में इन्फ्लेशन और फॉरेन करेंसी में इन्फ्लेशन का फैक्टर यूज करते हुए परचेजिंग पावर निकालते हैं। इसने आपको एक सिंपल डिस्काउंट रेट दिया हुआ है यूएसडी टू पीकेआर का, राइट। एंड ही हैज आस्क्ड यू, इसने आपको 2 स्ट्रैटेजीज दी हुई हैं। वो बोल रहा है कि एक स्ट्रैटेजी ये है कि मैं पाकिस्तान से ऑपरेशंस मैनेज करूंगा, एक स्ट्रैटेजी है ऑल ओवर एग्रेसिवली मलेशिया में जाके कारोबार करूंगा। आपसे पूछते हैं कि आप एनपीवी निकाल दें, दैट्स द इजी पार्ट, दैट्स नॉट द मुश्किल पार्ट। The मुश्किल part probably is that you are being asked to check the sensitivity of an NPV, कि कितना NPV सेंसिटिव है। ये सब आपने किया हुआ है। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन कराने का मकसद है कि एक दफा सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दूं ताकि आप दोबारा से गियर्ड अप हो जाए, राइट। पार्ट 3 इस के कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी है, इसमें हम बात कर लेंगे। पार्ट बी इस डेट फाइनेंसिंग का कौन सा मेथड अच्छा है, इस पे भी बात कर लेंगे। एंड पार्ट डी पे भी कोशिश करेंगे बात कर लें। पार्ट सी आज हम नहीं कर रहे होंगे। सो गाइज, इफ यू आई वुड सजेस्ट कि आप 5 मिनट ले लें, पढ़ लें एक दफा, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर पढ़ चुके हैं तो एनपीवी कंप्यूट कर दें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। ओके सर, सो हमारे पास 2 स्ट्रैटेजीज हैं दोस्त। एक स्ट्रैटेजी ये है कि आपने मलेशिया में जाके मलेशिया में जाके एक कंपनी फॉर्मुलेट कर लेनी है, और दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आपने यहाँ से बैठ के मलेशियन सप्लाई करनी है, राइट। हर स्ट्रैटेजी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं एक कंपनी हूँ, हैदराबाद में लिस्टेड हूँ, फरूख दावर CEO है मेरी कंपनी का, और मेरी कंपनी के हालात कुछ मुनासिब नहीं है, मेरी ग्रोथ के टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, तो आई एम लुकिंग फॉर एन एक्सपेंशन। स्ट्रैटेजी 1 में ये है कि मैं सब्सिडरी बनाऊंगा जिसका खर्चा 195 मिलियन रिंगिट है, और जो कि मुझे या तो मेनली मैं डेट से पूरा करूंगा। और स्ट्रैटेजी 2 ये है कि आई डोंट नीड एनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, बी इट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और बी इट इन द फॉर्म ऑफ डेट। मैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग लेके पूरा कर लूंगा। मेरे पास इतना वर्किंग कैपिटल है कि मैं पूरा कर लूंगा। 12.5 मिलियन रिंगिट का खर्चा है, राइट, हो गया। दोनों स्ट्रैटेजीज में हम बाद में बात कर लेंगे व्हाट आर द फायदा नुकसान। बट अगर आप अपेंडिक्स 2 में आ जाए, अजीज़ान ईमान मेरे दोस्तों ऑनलाइन वालों, अपेंडिक्स 2 में आ जाए तो देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट गुफ्तगू जो हमें नोट करनी है। वर्किंग असम्पशंस देख लीजिए। सर, द रिस्क एडजस्ट फॉर बोथ स्ट्रैटेजीज, ऑल कंस्ट्रक्शन अदर प्रिपरेशन वर्क विल कमेंस ऑन 1 जनवरी 2019 and all initial cash flows will be made on that date, यानी कि this is information for NPV calculation, बड़ा सिंपल है। For both strategies trading will commence on 1 जनवरी 2020। अच्छा जी, हमारा अगर आप स्ट्रैटेजी 1 देखें तो 2020 में वो लॉस में है एंड आगे जाके वो प्रॉफिट में आ जाती है, लेकिन स्ट्रैटेजी 2 आपकी प्रॉफिट में ही चल रही है।
The risk adjusted WACC for strategy 1 is estimated at 10% and that of strategy 2 has been estimated at 8%. Azaneman, this signifies the fact कि strategy 1 ज़्यादा वासिफ साहब ज़्यादा रिस्की है. वायबल कैसे हो गई? ज़्यादा रिस्की है क्योंकि इसका WACC ज़्यादा है. ओके ना, इट मेक सेंस एज वेल. मैं पूरा ऑपरेशंस मलेशिया में स्टैब्लिश करूँगा, वो ज़्यादा रिस्की है. अच्छा, एक्सचेंज रेट कांस्टेंट है. स्ट्रैटेजी 1 तमाम के तमाम बी इट कॉस्ट बी इट रेवेन्यू दिस इज इनकर्ड इन रिंगिट, एंड स्ट्रैटेजी 2 में व्हाट्स हैपनिंग, कॉस्ट जो है वो लोकली इनकर हो रही है एंड रेवेन्यू जो है रिंगिट में आ रहे हैं. नाउ दिस इज अ की कैच फॉर सेंसिटिविटी कंप्यूटेशन. राइट हो गया. ऑल कैश फ्लोज ब्ला 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 ब्ला. ठीक है, आ जाओ दोस्तों. एजानेमान, लेट्स कैलकुलेट एनपीवी. मेरे ऑनलाइन दोस्तों एनपीवी का नंबर कोई बताएगा स्ट्रैटेजी 1 का? मेरे ऑनलाइन दोस्तों स्ट्रैटेजी 1 की एनपीवी क्वेश्चन में गिवन है जनवरी 2019 से खर्चा हो रहा है. राइट, मैं आपके लिए यहाँ 1 जनवरी 2019 से खर्चा हो रहा है. राइट, फिर साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2019. यहाँ कुछ भी नहीं कमाऊंगा. 31 दिसंबर 2020 यहाँ पे नुकसान किया है. 31 दिसंबर 2021 यहाँ से परपेचुइटी. अजानेमान, आपको परपेचुइटी याद है? राइट, क्या करते थे आप परपेचुइटी में? जो भी आपको डिस्काउंट रेट दिया होता था आप उसको डिस्काउंट करेंगे और ये चीज यहाँ पे आ जाएगी एंड देन यू विल टेक दिस इधर. राइट है अजानेमान, ये सब बातें आपको पता है. अच्छा जी, 1 जनवरी 2019 इनिशियल इन्वेस्टमेंट. एक और बात आपको पता है, वो क्या कि जब भी फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज गिवन होते हैं, अमूमन एग्जाम में आपके फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज टेस्ट होते हैं, तो आप पूरे कैश फ्लोज एक करेंसी में प्लॉट करते हैं. बड़ा बेसिक सा रूल है. राइट, तो मैं पूरे कैश फ्लोज पहले एक करेंसी में प्लॉट करूंगा और फिर जाके एक्सचेंज रेट अप्लाई करके वो कर दूंगा. तो सर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 195,000. राइट हो गया रिंगिट जी. आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? ऑलरेडी मैंने रिंगिट थाउजेंड्स में है ना, 195 मिलियन है, मैंने थाउजेंड्स में किया. ठीक हो गया दोस्तों. ओके, देन आपके पास सर व्हाट नेक्स्ट मेरे ऑनलाइन दोस्तों? 2020 तक 59,000 इनफ्लोज बता दो ऑनलाइन दोस्तों. यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. यहाँ पे क्या इनफ्लो है? 59,000. बाबा छा गए. थोड़ा गौर करो दोस्त. मेरे ऑनलाइन दोस्तों नवाज साहब, मैम, इब्राहिम साहब, यार ये एसी बड़ा. सर इनफ्लो का नंबर बताएं. ना 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 नवाज साहब 27,475 नहीं. सर 27,475 तो 2021 का है ना, 2020. अगर आप देखो पीएनएल आपको कितना नुकसान हो रहा है? 10,305 का. राइट हो गया. डिप्रिसिएशन आप क्या करते हैं? ऐड बैक कर देंगे. तो सर आपका नेट लॉस कितना हो गया? या मैं ये कहूँगा इबिटा कितना हो गया? 305 माइनस मेरे दोस्तों 10,305 का आपको लॉस है. राइट, आपने डिप्रिसिएशन ऐड बैक किया, 305 का आपका आउटफ्लो आ गया. यहाँ पे नवाज साहब ने कहा 27,475. सर आपको लॉस कितना है? नहीं सर लॉस नहीं, प्रॉफिट है. 17,275 का प्रॉफिट है. डिप्रिसिएशन कितना है? 10,200. ऐड बैक करोगे? बिल्कुल करेंगे सर. तो व्हाट इज द नेट? कैलकुलेटर भी हाथ में होना चाहिए. वासिफ साहब थोड़ा सा पेस पकड़ लें. 27,27475 छा गए. 27475. सर डिस्काउंट करें इसको प्लीज. सर डिस्काउंट करें. 274,750. प्रेजेंट वैल्यू 195,000 सेम.
सर यहाँ पे इसका नंबर, डिस्काउंटेड नंबर 305 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 249। ओके, 2 साल पीछे ले जाएंगे, बिल्कुल 2 साल पीछे ले जाएंगे, 249 हो जाएगा। ठीक है। ना डिवाइड 1/3 क्यों मेरे दोस्त, दिस इज ऑनवर्ड्स, दिस इज परपेचुइटी। पहले आप इसको डिस्काउंट करेंगे। अच्छा ओके, वो अंदर 10% से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगी अमाउंट 274750। फिर अच्छा ये इधर आ गई आपकी अमाउंट, अब आपको इधर लेके जाना है। 27475। ठीक है दोस्त, बिल्कुल सही। अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट? प्रेजेंट वैल्यू आ गई सर, अब पीवी निकाल लेते हैं, बता दें प्लीज पीवी। मेरे ऑनलाइन दोस्तों थोड़ा सा साथ दीजिए प्लीज। एनपीवी डायरेक्ट बता दूं या तो और क्या बताओगे? वो ये आ रही है 31814। हम वासिफ की बात पे यकीन करते हैं। दिस इज रिंगिट में एनपीवी 31814, राइट? वासिफ, कैन आई हैव दिस प्रेजेंट वैल्यू एट पीकेआर? बिल्कुल सर, 25 रुपए का हमें पता है रेट है। कैन आई हैव दिस? 4875 000 6300 हो जाएगा। 252 जो है ये 6300 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5676650। 567 6650। 6650 श्योर? हाँ, बात पूछूं सर बस? एक नहीं, पहले मैं समझता हूँ तुम। ठीक है, पहले मुझे एनपीवी बता दो रुपीस में। रुपीस में बता देता हूँ। 795350। अच्छा जी, हाँ बोले। सर ये अगर हम जो हमने पीवी निकाली, सही है रिंगिट, उसको डायरेक्ट हम उससे मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं। मैं अभी सेंसिटिविटी निकालूंगा, अभी देखो। ऑलराइट, सही है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों हम पहले पार्ट 2 भी करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1 का। पार्ट 2 में एग्जामिनर ने क्या पूछा था? एक्सप्लेन एंड इवैल्यूएट द रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन including the calculation of sensitivity of NPV to future exchange rate movement. Let's first do the calculation, फिर risk निकालेंगे। Sir, what is the sensitivity? Sensitivity क्या है? Sensitivity माना कि कितना exchange rate depreciate हो जाए कि मेरी एनपीवी कितना क्या हो जाए, 0 हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूं इसमें, क्या बोल रहा हूं मैं, उर्दू में बताओ। रुपया कितना तगड़ा हो जाए कि मेरी एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट आए, मेरी एनपीवी 0 हो जाए। या मलेशियन रिंगिट कितना वीक हो जाए कि मेरी एनपीवी 0 हो जाए। मेरे दोस्तों मेरे साथ चलिएगा, हमें स्ट्रैटेजी 1 में क्वेश्चन में गिवन है all the expenditure in strategy 1, be it revenue or be it cost, are being incurred in Malaysian ringgit, right? तो उसमें बड़ा सिंपल है मेरे दोस्त, ये बताएगा कितने % डिप्रिसिएशन पे एनपीवी 0 हो जाएगी। मेरे ऑनलाइन दोस्तों, ऐज़ान मन इब्राहिम साहब, नवाज साहब, कितने % से, यानी कि रिंगिट 25 रुपए आज, कल कितने रुपए हो जाएगी एनपीवी 0 हो जाएगी?
वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। और कोई मेरा दोस्त? सर क्वाइट सिंपल, इनिशियल पैसा कितना लगाया आपने रुपये में? सर इनिशियल आपने कितना पैसा लगाया? इनिशियल आउटफ्लो कितना किया? 4875,000 ये आपने पैसा लगाया। एनपीवी जीरो सेंसिटिविटी का मतलब मेरे इनफ्लोज इसके बराबर हो जाए, राइट? मेरे इनफ्लोज कितने हैं सर रिंगिट में? 227,066 इनफ्लोज है मेरे रिंगिट में सर। 227,066 माइनस 252 का आउटफ्लो, दिस इज इक्वल टू कितना बनता है? नंबर बताना यार। ये 226,814 226,814। सर सेंसिटिविटी निकालनी, कैसे निकालूं? यानी कि ये इनफ्लो, ये रुपीज, ये रेवेन्यू, ये मेरा पैसा लगा है, ये मेरा रेवेन्यू आया है, तो व्हाट इज द एक्सचेंज रेट? मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं आई विल से अच्छा ये मेरा पैसा लगा था, इतना मैंने कमा लिया है, अगर मेरा ट्रांसलेशन रेट कितना हो जाए कि मेरी एनपीवी जीरो आ जाए? सर दैट सिंपल ना, सेंसिटिविटी के लिए आपने कहा 4875,000 को डिवाइड कर दिया जो आपने कमाया था, व्हाट इज द नंबर? लगभग 22। सब कह रहे हैं 22 है, मुझे सिर्फ कंफर्म कर दो। $21.5। 21.5। सर आपका मलेशियन रिंगिट कितना डिप्रिशिएट हो गया? नहीं, 3.5 से आपका मलेशियन रिंगिट डिप्रिशिएट हो गया, कितने हैं? 25। लगभग दिस वुड टेंड अमाउंट टू 14%. So if the rupee gets appreciated by 14% or if the Malaysian ringgit gets depreciated by 14%, your NPV would turn around to be सिफर, right? So strategy 1 में हमने sensitivity देख ली। Can I have the commentary as well? क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा था explain and evaluate the risk of foreign currency in the strategy 1 and calculate the sensitivity. तो सर हम कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसको, फिर स्ट्रैटेजी 2 पे जाएंगे। मेरे दोस्तों इसको अंग्रेजी में लिखें, इसको अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करें। चलो मैं इसको अंग्रेजी में लिखता हूँ, दूसरा जुमला आप लिखेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे आपके लिए ड्राफ्ट कर रहा हूँ। Sensitivity calculation shows that a one-off 14% depreciation, किसकी depreciation वासिफ? Of Malaysian ringgit against PKR would generate a zero NPV. दोस्तों दूसरा जुमला आप दीजिए। दिस इज अ ट्रांसलेशन, इसके इम्पैक्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस। क्वेश्चन ने आपको क्या सवाल पूछा? एक्सप्लेन एंड इवैल्यूएट। सर
इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और क्या क्या रिस्क है या इससे व्हाट आर द रिस्क स्टेमिंग आउट। मेरे दोस्तों, मेरे ऑनलाइन दोस्तों, इब्राहिम साहब थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपका। सर आप बताएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा मेरे ऑनलाइन दोस्तों। एडवर्स एक्सचेंज रिड्यूस फ्यूचर कैश फ्लोज, मैम होगा क्या इससे? आपका जुमला लिख देता है, एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट विल रिड्यूस फ्यूचर कैश इनफ्लोज। एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट विल, राइटिंग बहुत छोटी हो रही है शायद, विल रिड्यूस द फ्यूचर कैश इनफ्लोज। सर ये आपने जुमला बड़ा खूब कहा, इसमें मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, आप बोलेंगे कि यार जो आपने इनिशियल प्रोजेक्ट को कंसीव करते हुए पे बैक पीरियड एंटिसिपेट किया था वो पे बैक पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, पे बैक पीरियड की आप बात करेंगे, या आप बात करेंगे कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिकवरी जो है वो डिलेड होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवरी, आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू गाइस कि ये जुमला इज मेरे लिए ट्रांसलेशन, दिस जुमला विल हेल्प यू एस द एग्जाम, राइट हो गया। नाउ दिस इज हाउ यू लिंक थिंग्स, राइट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवरी। ओके सर, दूसरा क्या रिस्क होगा इसमें नवाज साहब? एक तो हमने बात कर ली एक्सचेंज रेट मूवमेंट, स्ट्रैटेजी को ज़हन में आपने रख लिया है कि स्ट्रैटेजी क्या है कि सारे के सारा कैश फ्लो जो है, चाहे इनफ्लो चाहे आउटफ्लो, वो आपका मलेशियन रिंगिट में होना है। दो रिस्क और हैं इसमें सर, दो रिस्क और हैं। एक तो बड़ा सिंपल सा रिस्क है ना, ये तो एक आपने रिस्क ड्राफ्ट कर दिया, दिस इज वन रिस्क जो आपने ड्राफ्ट कर दिया। दूसरा रिस्क बता दें प्लीज, यहां पे हम दूसरा रिस्क लिख देते हैं और फिर तीसरा रिस्क लिख देंगे। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में क्या रिस्क होगा? देखिए ना कि तुम्हें रेबिक्स पीएनएल के मध्य में बता दिया कि ये रिस्क है कि अगर मेरा 14% डिप्रिशिएट हो गया, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी, मेरा जो पैसा आ रहा है उस पर इम्पैक्ट हो जाएगा। कैपेक्स की मद में क्या रिस्क होगा, या आसान भाषा में अगर आपसे पूछूं, कमिटेड ट्रांजैक्शंस की मद में क्या रिस्क है? सर फिक्स कॉस्ट नवाज साहब, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर एडवर्स मूवमेंट हो जाती है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं चाह रहा हूं दोस्तों आपका दिमाग थोड़ा सा फास्ट चले। एडवर्स मूवमेंट हो जाती है तो अगर डेट ऑफ कमिटमेंट, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन कमिट करी, ठीक है, एंड डेट ऑफ रिसीट, तो व्हाट विल हैपन नाउ, दिस इज अ रिस्क यार, आपको ज्यादा पैसा आउटफ्लो आपका बढ़ जाएगा। यही सीन उल्टा हो जाएगा अगर फेवरेबल मूवमेंट आ जाती है, पेमेंट्स के टाइम पे, राइट। अगर आपने एक पैसा देना है और उसके दरमियान जो डेट ऑफ कमिटमेंट थी और जो डेट ऑफ पेमेंट थी उसके दरमियान अगर फेवरेबल मूवमेंट आ गई तो ना दिस इज अगेन अ मसला। व्हाट इज दिस सिनेरियो ऑफरिंग यू? सारे का सारा इनफ्लो और सारे का सारा आउटफ्लो मलेशियन रिंगिट में, इसको अच्छी भाषा में क्या कहेंगे? अजीज़ान मान आप बताएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। सारे का सारा इनफ्लो है रिंगिट में, सारे का सारा आउटफ्लो रिंगिट में, इसको क्या कहते हैं? नेटिंग ऑफ, इब्राहिम खूब, इसको कहते हैं नेचुरल हेजिंग। दिस स्ट्रैटेजी इज ऑफरिंग अस नेचुरल हेजिंग। ये नहीं हो रहा कि मेरे सिर्फ रेवेन्यूज इंपैक्ट हो रहे हैं या और कॉस्ट इंपैक्ट नहीं हो रही। स्ट्रैटेजी 2 में क्या है? तमाम का तमाम रेवेन्यू मलेशियन रिंगिट, तमाम की तमाम कॉस्ट पीकेआर, ये नेचुरल हेज ऑफर नहीं कर रहा, राइट। तो ये एक और बात है जो आपने लिखनी है स्ट्रैटेजी की गुफ्तगू में कि दिस स्ट्रैटेजी ऑफर्स यू नेचुरल हेजिंग। सिर्फ बुरी बातें तो नहीं लिखेंगे ना हम। और चौथी बात, क्वेश्चन में गिवन है स्ट्रैटेजी 1 में कि मैं मलेशिया में प्लांट लगा रहा हूं
और मैं दूसरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी सर्विसेज दूंगा और एक्सपोर्ट करूंगा। अगर उन कंट्रीज में डिप्रिसिएशन होती है करेंसी की जो एडवर्स होती है तो भी मुझे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? तो करेंसी मूवमेंट इन अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, नाउ दिस इज आई मीन अगर आप ये 3 पॉइंट्स भी लिख देते तो दैट्स सफिशिएंट। करेंसी मूवमेंट इन अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अच्छा जी सर, आए स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे चलते हैं जल्दी से। स्ट्रैटेजी 2 एनपीवी कैलकुलेट कर दें प्लीज। यार स्ट्रैटेजी 2 की एनपीवी बता दो यार। पैसा कितना लग रहा है? 12,500। पैसा आ कितना रहा है? पैसा कितना आ रहा है दोस्त? 1350 आपका प्रॉफिट है, डिप्रिसिएशन को ऐड बैक करें 1400, कितना हो गया? 2750 आपके पास पैसा आ रहा है। कब आ रहा है सर? यहाँ पे आ रहा है, राइट? इनफ्लोज 2750 आपके पास इनफ्लोज आ गया। मेरे दोस्तों आपका एक्सचेंज रेट कितना है? सर पहले वैक बताए ना। सर आपका वैक कितना है? 8%। ओके, कैन आई हैव द डिस्काउंटिंग प्लीज? वासिफ हेल्प कर दोगे यार जरा डिस्काउंटिंग में? बड़ी मेहरबानी। खाका बना देते। 2750 डिवाइड बाय, हाँ मेरे दोस्त परपेचुअलिटी है, पहले डिवाइड बाय 0.08। वासिफ साहब आपका ध्यान कहीं और है। 2750 डिवाइड बाय 0.08 डिवाइड बाय 1.08। 34375। दोबारा करें। नवाज साहब, मैम, इब्राहिम साहब, नंबर प्लीज। 31829। हम इस पे बिलीव करते हैं। 331,830 ये इसका डिस्काउंट फैक्टर होता है ना आपने मुझे। अच्छा अब मुझे बता दीजिए एनपीवी कितनी है रिंगिट में? 19,330 कर देते हैं। ठीक है, ये आपने मुझे बता दी एनपीवी रिंगिट में। क्या मेरे पास पीकेआर में भी आप मुझे हेल्प कर दें प्लीज? एनपीवी पीकेआर प्रेजेंट वैल्यू पीकेआर निकालने में। ये आपका रिंगिट में थी 12,500 जरा 25। $3,12,500। सर यहां पे नंबर प्लीज। सॉरी दोबारा। 795,750 नंबर प्लीज। एनपीवी कितनी है? 483,250। अजाने मान एक चीज इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी 1 की एनपीवी कितनी थी? लगभग 795,000। स्ट्रैटेजी 2 की एनपीवी कितनी? लगभग 4,83,000। आप अब यूं सोचें, आप हैं इस वक्त पार्ट 1 कर रहे हैं एग्जाम का, क्योंकि आप पहले पार्ट 1 करेंगे फिर पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में आपने दोनों एनपीवी निकाल दी। जब आपने दोनों एनपीवी निकाल दी तो आप कुछ कंक्लूड भी करेंगे। क्या कंक्लूड करेंगे? कौन सा प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है और क्या लिखेंगे? सर एक इंपॉर्टेंट बात आपकी गोश गुजार कर रहा हूं, आप ये लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी स्ट्रैटेजी ए इज प्रेफरेबल, however for investment appraisal other factors needs to be taken care of while, I mean you always give caveat while writing such a conclusion, right? Because you are only given the information in part A। एनपीवी की सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है। एनपीवी की बेसिस में क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की बेसिस में यू डिसाइड ओके एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए इज बेहतर।
बट एग्जामिनर को प्रोफेशनल टच देने के लिए यू नीड टू टेल ओके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के और भी फैक्टर्स है, लेकिन बेस्ड ऑन दिस ये बेहतर है। क्लियर मेरे दोस्तों, क्लियर? मैं लिख नहीं रही, आ जाओ। आप पहले सेंसिटिविटी करते हैं, फिर इसके बारे में कुछ इवैल्यूएट एंड एक्सप्लेन द रिस्क भी कर लेंगे। सेंसिटिविटी कितना परसेंट है? सर जी सेंसिटिविटी निकालने का इसका तरीका डिफरेंट है। व्हाई डिफरेंट? व्हाई डिफरेंट? आसिफ साहब ध्यान किधर है? सोच मेरे दोस्त, इसका तरीका क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यूज रिंगिट में है, कॉस्ट रिंगिट में। सो व्हाट इज द सेंसिटिविटी वाली चीज? अब वहां पे मैंने क्या किया था मेरे दोस्त, वहां मैंने कहा था ये एनपीवी है, इनफ्लोज है और ये आउटफ्लो है, तो मैंने एक एक्सचेंज रेट फैक्टर निकाल दिया। यहाँ क्या करूंगा? व्हाट इज सेंसिटिव? ओनली रेवेन्यू इज सेंसिटिव, राइट? तो मुझे रेवेन्यू बताओ कितने है? रेवेन्यू कितना है? सर पीएनएल देखेंगे मेरे दोस्त अपेंडिक्स 2 में 28,170 का रेवेन्यू है। कब है? इधर है 28,170 का रेवेन्यू। तो कैन आई हैव दी 28,170 की रेवेन्यू की प्रेजेंट वैल्यू? रेवेन्यू 28,170। अब इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू आपके लिए निकाल देता हूं, डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइड बाय 1.08। 326042। आसिफ साहब की बात पे यकीन करते हुए 326042 ये आपकी आ गई सर रेवेन्यू की प्रेजेंट वैल्यू। 3,26,040 रेवेन्यू की आपके पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, अब व्हाट नेक्स्ट? ना एक्सचेंज रेट का डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट तो बताओ। अजानेमान, व्हाट नेक्स्ट? मैम, इब्राहिम साहब, नवाज साहब, क्या करूं? सर सिंपल है। नाउ दिस 3,26,040 मलेशियन रिंगिट इज सब्जेक्ट टू exchange rate risk. What was the NPV? Now this 19,330 was NPV. तो मैंने क्या कहा? इतना मैं इस प्रॉफिट से, इतना मैं इससे कमाऊंगा। अच्छा, तो एनपीवी कितनी आ गई? 19,330। Now what is इस रेवेन्यू में से अगर मैं एनपीवी निकाल दूं तो व्हाट कम्स? कॉस्ट आ जाएगी। क्या हम कॉस्ट निकालेंगे प्लीज? ये आ गई आपके पास कॉस्ट। कैन आई हैव दिस एट पीकेआर, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 25। 766,7 ओके। अब एनपीवी क्या होती है? सेंसिटिविटी क्या होती है? कि जीरो हो जाए, यानी कि मैं इतना कमा लूं कि इतने खर्चे निकल जाए। मैं कितना कमा रहा हूं? 3,26,082 मलेशियन रिंगिट, इतना मुझे खर्चे। सर मैं सिंपल है ना, सेंसिटिविटी निकालने के लिए मैं कहूंगा ये मेरे खर्चे हैं 7,66,7,800, इतना मेरी कमाई है 3,26,042। कैन आई हैव द रेट? 23.5। यानी कि स्ट्रैटेजी 2 में अगर मलेशियन रिंगिट कितने से डेप्रिशिएट हो जाए? 1.5 रुपए से, यानी कि कितने परसेंट डेप्रिशिएट हो जाए? लगभग 1.5 डिवाइड बाय 25। वासिफ ने कहा 6%।
अगर 6% डिप्रिशिएट हो जाए तो आई विल से कि मेरी सेंसिटिव है एनपीवी। स्ट्रैटेजी 1 14% थी, राइट? तो ये वाली स्ट्रैटेजी, इस हिसाब से कौन सी स्ट्रैटेजी बेहतर हुई? मैं समझा देता हूँ। ये वाली ज्यादा सही है। क्यों भाईजान, क्यों? नहीं सॉरी, ये वाली दिमाग किधर है? उधर 14% है, यानी कि मेरे पास ज्यादा डिग्री क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। देखें, सेंसिटिविटी का रूल क्या था कि मैंने कहा था कि मैंने आपका उसमें पार्ट 1 जब मैं सेंसिटिविटी निकाला था, गौर से सुनिएगा, तो मैंने कहा था इनिशियल आउटले कितना है, कितना मेरा खर्चा हुआ और कितना मेरा इनफ्लोज आएंगे, और मैंने उनको डिवाइड कर दिया और मैंने कहा कि यार इतना खर्चा मुझे रिकवर करना है, तो दिस इज द एक्सचेंज रेट जिस पे ये रिकवर हो जाएगा। तो हमने कहा तो ये 0 हो गया, ठीक है। एंड 0 का मतलब ये कि अगर मैं 4.875 मिलियन जो खर्चा था पूरे का पूरा रिकवर करता हूँ, यानी कि मैंने कुछ नहीं कमाया ऊपर, यही मतलब है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, स्ट्रैटेजी 1 अपने किताबों में पीछे देखो, 195,000 रिंगिट था, तो आपने कहा इसको बच्चे 25 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पाकिस्तानी रुपये में हो गया 4.875। मैंने कहा जो मलेशियन रिंगिट में इन्फ्लोज आ रहे हैं उसको डिवाइड कर दो, तो आपने कहा अच्छा डिवाइड करने के बाद 21.5 का रेट आता है 3.5। मैंने क्या कहा, जो कॉस्ट लगाई है इक्विवेलेंट में कमा लो, तो फिर एनपीवी 0, उसके ऊपर कुछ भी नहीं कमाया। अब यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने कहा कॉस्ट जो कि मैंने क्या लगाई थी 12,500, ये इसमें क्या क्वेश्चन में गिवन है वर्किंग अजम्पशंस में? वर्किंग अजम्पशंस देखो एग्जामिनर, फॉर स्ट्रैटेजी 2 ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर इनकर्ड इन रुपीस एंड ऑल रेवेन्यू आर अर्नड इन रिंगिट। तो मेरे लिए जो सेंसिटिव था वो रेवेन्यू था, तो मैंने कहा रेवेन्यू कितना है 28,170 पीएनएल से, और मैंने कहा उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो निकाल दी मैंने कहा मुझे क्या रिकवर करना है एनपीवी 0 के लिए, मुझे कॉस्ट रिकवर करनी है। कॉस्ट निकालने के लिए मैंने कहा अच्छा मेरी एनपीवी कितनी आई थी, आपने मुझे बताया सर 19,330 की एनपीवी आई थी, यानी कि 19,330 आपने ऊपर कमाया था, यानी कि ये आपने प्रॉफिट कमाया था, ये आपने रेवेन्यू कमाया था। मैंने कहा अच्छा इन दोनों का डिफरेंशियल इज माय कॉस्ट, आपने निकाल दिया। अच्छा ये आपने कॉस्ट, इसी को रिकवर करना है ना, इसी की जंग है। उधर भी आपको 4.875 मिलियन रिकवर करना था। मैंने कहा ये है कितना पीकेआर में, आज आपने पैसा लगाया कितना है पीकेआर में, आपने मुझे बता दिया 7,667,800। ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इन रुपीस, इसको रिकवर करना है। अच्छा कितने रेवेन्यू से, इतने रेवेन्यू से, तो मैंने कहा 23.5 का रेट है, तो आपने कहा कि अच्छा इतने से अगर डिप्रिशिएट हो जाए तो सेंसिटिव आ जाएगा। मेरे ऑनलाइन दोस्तों, क्या मैं आपको अपनी बात पहुंचा सका? नवाज साहब, दोबारा बताता हूं सर, एनपीवी रिंगिट की क्यों माइनस की पीकेआर से? नवाज साहब, दिस इज 28,170 रिंगिट, राइट? आप अपने अपेंडिक्स 2 में देखिए, ये रिंगिट में है। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, डिस्काउंट किया, परपेचुइटी थी, दोबारा मैं इसको लेके आ गया रिंगिट में। नवाज साहब ये 19,330 आपने खुद लिखा है यहाँ पे रिंगिट, सो दिस इज द रेवेन्यू इन रिंगिट, दिस इज द एनपीवी इन रिंगिट। तो मैंने रिंगिट को रिंगिट से माइनस किया, पीकेआर से नहीं किया, और मैंने निकाल दिया ये कॉस्ट होगी रिंगिट में, फिर इसको मैंने पीकेआर में कन्वर्ट किया। फॉलो कर रहे हैं आप सर? ममनून, शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। ओके, कैन आई हैव द कमेंट्री ऑन स्ट्रैटेजी 2 मेरे दोस्तों? अच्छा देखो, जब है ना तुम 2 स्ट्रैटेजी से बात करते हो तो तकाबुली जायजा लेते हो, माना के कंपैरेटिव असेसमेंट करते हो। उधर क्या था, इनिशियल आउटले
अरे 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 बाबू, इनिशियल आउटले बहुत ज्यादा था, 195 मिलियन, यही बताया तुमने। इधर 12,500। अब मैं अगर कमेंट्री करना चाह रहा हूं तो इधर भी रिस्क है, लेकिन रिस्क इधर क्या है, ज्यादा है, कम है, क्योंकि रिस्क मुझे उधर 195 मिलियन रिकवर करना था, इधर मुझे 12.5 मिलियन रिकवर करना है। तो मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, नवाज साहब ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, डेट हम आगे बात करेंगे। एब्सोल्यूट टर्म्स में मुझे फिर मेरा रिस्क थोड़ा सा रिड्यूस्ड है, राइट? ओके, पहले वाले को हमने क्या नाम दिया था स्ट्रेटेजी को? अरे बाबू, स्ट्रैटेजी को नेचुरल हेज का नाम दिया था ना। इधर ये स्ट्रैटेजी में क्या है? अननेचुरल नहीं, ये है करेंसी मिसमैच। करेंसी मिसमैच है, जहां करेंसी मिसमैच होगी तो व्हाट इज द रिस्क? मैं एक जुमला लिखता हूं, फिर आप लिखिएगा। उम्मीद है आपको कुछ समझ आ रही है राइटिंग रिकॉर्डिंग। Revenue earned. This gives rise to a risk. अब जो आगे आप प्लीज मुझे बता दें, जुमला कंप्लीट कर दें। दिस मैं एक लफ्ज ऐड कर देता हूं, दिस करेंसी मिसमैच गिव्स राइज टू अ रिस्क। अगला जुमला प्लीज। दोस्त अगला जुमला। अगला जुमला देंगे तो आगे बढ़ेंगे। सर जी, मेरे दोस्तों थोड़ा सा पार्टिसिपेशन प्लीज, सिर्फ 9 ही बजे हैं। दिस करेंसी मिसमैच गिव्स राइज टू अ रिस्क। सर ये बता दो, चलो रिस्क क्या है? अगर मलेशियन रिंगिट एप्रिशिएट होगा तो रिस्क है, या मलेशियन रिंगिट डिप्रिशिएट होगा तो रिस्क है? ओके, तो ये बोल लिखो ना मेरे दोस्त, दिस करेंसी मिसमैच गिव्स राइज टू अ रिस्क इफ मलेशियन रिंगिट depreciates against PKR as revenues will fall and cost will remain same, right? अब एक दूसरा जुमला आपकी समातों की नजर, आप एग्जामिनर को कुछ लिख सकते हैं कि भाई आप, I mean this is a topping on the cake, right? It's not necessary to write. You can write मैम के hedging करके you can mitigate the exposure to the transaction risk and economic risk. Transaction risk क्या? अगर एक capital expenditure करना है, कोई asset खरीदना है, या कोई revenue की proceeds हैं, वो transaction risk. Economic risk क्या? long term पे अगर आपका Malaysian ringgit depreciate हो जाता है तो वो economic risk है, right? So आप hedging की बात इसमें कर सकते हैं, but that again is a topping, so it's not mandatory. Okay, now let's move forward. Let's first do the part. अब हमने पार्ट ए कर लिया जाने मन। पार्ट ए में हमने एनपीवी निकाल दी, 5 मार्क्स की, सेंसिटिविटी 10 मार्क्स की थी, वो निकाल दी, राइट हो गया। अब हमें जाना है 10 मार्क्स का एक और सवाल है, with specific reference to the product and services that XYZ offers. Evaluate the benefits and risk associated with each strategy
and recommend the preferred strategy, right? This recommendation is also a key here. तो पहले evaluate कर देते हैं और फिर recommendation करेंगे. recommendation मैं अच्छे से ड्राफ्ट कर दूंगा, evaluate आपसे pointers ले लेके लिख देता हूँ मैं points. Let me clear up. Example 1, strategy A. Evaluate the benefit and risk associated with each strategy. That's pretty simple, right? That's pretty simple. Benefits बता दो. हम दो strategies की बात कर रहे हैं. Again, repeating for your, क्या करेंगे? Comparative analysis करेंगे. Strategy 1 में क्या हो रहा है? आप ठिया लगा के मलेशिया में बैठ रहे हैं. बनिस्बत स्ट्रैटेजी 2 के आप फायदा नुकसान बता दो. मेरे दोस्तों क्वेश्चन पढ़ो, फायदे नुकसान बता दो. 2 मिनट लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और फिर मुझे फायदे नुकसान बता दें. नवाज साहब, सर आप कह रहे हैं स्ट्रैटेजी 2 रिक्वायर्ड लेस इन्वेस्टमेंट देन 1. अच्छा देखो, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट से कंपेयर नहीं करेंगे, हम तो एनपीवी को कंपेयर करेंगे नवाज साहब. तो ये जुमला गलत है, क्योंकि एनपीवी तो स्ट्रैटेजी 1 की ज्यादा बेहतर है. तो हाँ, द सेकंड पार्ट के आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं लेनी, ये दैट मेक्स सेंस. बट यू हैव द ऑप्शंस. अगर आप क्वेश्चन पढ़ें और आप अपेंडिक्स 1 पढ़ें तो यू हैव द ऑप्शंस ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल. अगर मैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लेके सारे खर्चे निकाल के ज्यादा कमा रहा हूँ तो मतलब नॉट एन इशू. अगर तो ये कहता कि यार एक्सटर्नल डेट अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है या नहीं मिल रहा, तो दैट वुड बी अ पॉइंट. ना दूसरा बात, एक्सेस टू मलेशियन मार्केट, दैट्स अ जेन्युइन पॉइंट. लेकिन हम इसको ड्राफ्ट कैसे करेंगे? आपने बिल्कुल अच्छा लिख दिया कि भाई मतलब मैं आपकी जगह तो मैं ये लिखता कि यार अंडर स्ट्रैटेजी 1 हमारी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस होगी क्योंकि हम मलेशिया में दुकान खोल के बैठ रहे हैं, विच इज नॉट द केस इन स्ट्रैटेजी 2. और ये मैंने बेसिक प्रियम्बल सेट कर दिया, राइट? बट व्हाट इज द फायदा? मैं हमेशा जो आपसे बात करता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी ए पे ये लिख रहा हूं, अंडर स्ट्रैटेजी ए XYZ would have strategic presence in Malaysia, which is not the case would have strategic presence in Malaysia, which would help. अब ये तो हो गया सर प्रियम्बल. अब मुझे बताओ कि इसके फायदे क्या है. हमारा मसला ये है मेरे दोस्तों, जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, हम ये जुमला लिख के आगे बढ़ जाते हैं, इसमें हमें मार्क्स नहीं मिल पाते, राइट? बिल्कुल खूब का क्लोज कोऑर्डिनेशन विद कस्टमर. यार क्लोज कोऑर्डिनेशन विद कस्टमर या कम्युनिकेशन, फीडबैक लूप आपका क्विक होगा, ठीक है? यू कैन एड्रेस द कस्टमाइज नीड. अच्छा अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें इमरजेंसी रिपेयर्स भी होती है, तो कस्टमाइज्ड नीड के बजाय इमरजेंसी रिपेयर का अब इस्तेमाल करेंगे. और क्या फायदा है सर? मैं क्लोजली कंपटीशन को असेस कर सकता हूं और अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकता हूं. और क्या फायदा है? अजान मेरी सप्लाई चेन क्या होगी सर? एजाइल होगी बनिस्बत स्ट्रैटेजी 2 के. मैं स्ट्रैटेजी 2 में पाकिस्तान से माल भेज रहा हूं, यहां पे क्विक एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन. फिर सर लीड टाइम रिड्यूस हो जाएगा. क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? भारी इक्विपमेंट होता है, हवा से नहीं जाता, समंदर से जाता है, रोड लिंक से जाता है, राइट?
तो इक्विपमेंट ऑल द वे पाकिस्तान से ट्रांसपोर्ट होगा स्ट्रैटेजी नंबर 2 में। स्ट्रैटेजी नंबर 1 में मलेशिया में आपने प्रोडक्शन फैसिलिटी बना दी है, राइट? सो लीड टाइम रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है चीजें, हमने सिर्फ कनेक्ट करनी है। दिस इज अ बड़ा एडवांटेज, दिस इज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज। सर्विस लेवल्स बेहतर होंगे। मैं क्लोज में जब कस्टमर की नीड पता होगी, राइट? यहां पे लिख देता हूं सर्विस लेवल। I mean, you just need to think and connect with what is given in the question, right? Strategy number 2. सर फायदे बताएं स्ट्रैटेजी नंबर 2 के पहले। Good. Easy exit in strategy number 2. Completely aligned. That's a very good point. क्वेश्चन में गिवन है एक चीज, हैदराबाद की फैक्ट्री की बनिस्बत ये मलेशिया की फैक्ट्री कितनी होगी? क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा आपने। 1/3 इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि 1/3 होगी साइज में या प्रोडक्शन कैपेसिटी में, राइट? सो एक जगह यू हैव अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री where possibly you can have a well structured production systems. So any order which is made to order, a customized order, probably your capacity to deliver to that order from the Hyderabad factory would be better. Learning curve एक है आपके पास, right? As compared to मलेशिया की फैक्ट्री, राइट? सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पाकिस्तान फैक्ट्री लार्ज, कुछ भी नहीं कर रहा, क्वेश्चन में गिवन था, मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मैं पूरा लिखोगे आपके 1/3 ब्ला ब्ला। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या ह्यूज कैपेसिटी इन पाकिस्तान एज कंपेयर टू मलेशियन फैक्ट्री। Relatively better capacity to handle customized order. Better capacity to handle customized orders. अच्छा जी, और दूसरा जुमला, रिस्क ऑफ डिलेड डिलीवरीज। अच्छा, ये जुमला कंप्लीट नहीं होगा अनलेस आप लिखोगे, एग्जामिनर को 360 एंगल दोगे कि अच्छा हाँ डिलेड डिलीवरी है। आई एम बिल्डिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन मलेशिया अंडर स्ट्रैटेजी नंबर 2. So what I can do is I can keep some of the inventory, some of the equipment which are standardized equipment, but in case of customized equipment, made to order equipment, I will have a high distance, high transportation cost, high area, so that would result in delayed delivery. जाने मन में जो उम्मीद है मैं आपको अपना मैसेज पहुंचा सक रहा हूँ, right? This is not an ideal drafting to do, right? You need to connect with the case, with the question, लेकिन ये करते हुए ये ना भूलिएगा कि आपके पास 3.5 घंटे, right? एंड ये आपके पास इस सवाल के 10 मार्क्स है, सो यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस एज वेल, राइट? बट सिर्फ ऐसा लिख के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बीएम का पेपर नहीं है, ओ सॉरी, ये आपका मॉड्यूल सी वाले पेपर्स नहीं है, सो यू नीड टू हैव कनेक्शन विद द केस। ओके, नाउ पार्ट, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी बता दो। सर प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी बता दें।
मैं आपके लिए ड्राफ्ट कर देता हूँ जी। अब सर जब भी आप इस तरह के कंक्लूजन्स लिख रहे होते हैं ना, तो आपने देखना होता है आपने अपना केस बिल्ड कैसे किया है। एक तो आपने क्वालिटेटिव फैक्टर दे देना है, राइट, क्या देना है आपने कि जो एनपीवी स्ट्रैटेजी 1 की है वो 7 लाख समथिंग है, राइट। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे एनपीवी ऑफ स्ट्रैटेजी 1 इज 795K, वेयर एज एनपीवी ऑफ स्ट्रैटेजी, ऐसे इसको अच्छे से भी ड्राफ्ट किया जा सकता था, इज 483। कितनी थी यार स्ट्रैटेजी 2 की एनपीवी कितनी थी? नहीं यार निकाली होगी ना यार। अजान मान स्ट्रैटेजी 2 की एनपीवी बता दीजिए प्लीज। 4 समथिंग थी। चार 83 is 483K, right? So under NPV matrix, strategy 1 is preferable. However, other investment appraisal techniques may be used to evaluate further. Techniques may be applied to evaluate further. दूसरा जुमला, आपने केस किस पे बिल्ड किया था? आपने क्या क्या आप अच्छा देखो क्या क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे जिसकी वजह से आप स्ट्रैटेजी 1 को फोकस देंगे। आपके पास एक तो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट था। सर रिकमेंडेशन हमने एक चीज बतानी होगी या डिप्लोमेटिक चलेंगे? डिप्लोमेटिक इस केस में व्हेन इट्स राइटिंग ऑन द वॉल तो हम डिप्लोमेटिक नहीं चलेंगे। यहाँ प्रॉब्लली मैंने अभी केविएट दे दिया, लेकिन लेट मी बिल्ड फर्दर नवाज, तो आपको क्लियर होगा। आपके पास एक मेड टू ऑर्डर इक्विपमेंट और एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, राइट। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट तो आप जो है वो मतलब स्ट्रैटेजी 2 में क्या मसला है कि यार यू कैन नॉट सर्व द कस्टमर। अगर इक्विपमेंट पहुंचते पहुंचते टूट जाता है, डिलेज हो जाते हैं, सो अगेन यू विल हैव अ एंटायर लीड टाइम, राइट। सो गिवन द रिड्यूस्ड लीड टाइम and the higher service levels for the customer for both made to order equipment and standardized equipment, strategy 1 is preferred over strategy 2. मैंने distinctive features को पकड़ा और जुमला ड्राफ्ट कर दिया। क्या लिखना था? given the higher service levels and reduced lead time for both made to order equipment and made to order and standardized equipment. Strategy 1 is preferred. अच्छा, do we have anything else? रेवेन्यू कितना था स्ट्रैटेजी 1 में? पीएनएल देखो, ना ना ना, आप परपेचुटी में 93,000 का रेवेन्यू कमाते हैं, इधर आप परपेचुटी में 28,000 का रेवेन्यू कमाते हैं। So the business potential, or I could say the growth potential, is higher in strategy 1 as compared to strategy 2, given the revenue profile, right? The business potential slash growth potential, growth नहीं लिखते क्योंकि ये कह रहा है फिर तो मैं perpetuity आ जाऊंगा, तो business potential is higher
in strategy 1 given the revenue profile, revenue outlook. Right हो गया? Now you can say कि based on these strategy 1 is preferred. अब नवाज साहब होता ये कुछ आपने जब रिकमेंडेशन देनी होती है तो you need to first establish कि आपको किधर टिल्ट करना है. If you have clear distinct points कि मुझे इस तरफ टिल्ट करना है, इस केस में थे, मुझे कोई वजह समझ नहीं आई जिसमें स्ट्रैटेजी 2 में जाऊं. कभी ऐसा हो सकता है स्ट्रैटेजी 1 की एनपीवी अच्छी आ रही है लेकिन क्वालिटेटिवली स्ट्रैटेजी 2 बेहतर है, तो आप फंस सकते हैं. बट यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है. बट इट्स बेटर कि आप अपना टिल्ट एक तरफ ड्रॉ करें और उसी को स्टैब्लिश करें. यानी कि मैंने यहाँ टिल्ट स्ट्रैटेजी 1 पे ड्रॉ किया, फिर मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा कि भाई बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी 1 इज प्रेफर्ड. तो यू नीड टू फर्स्ट स्टैब्लिश द केस, स्टैब्लिश द बेसिस ऑफ ए कंक्लूजन, जैसे आप ऑडिट रिपोर्ट में करते हैं, एंड देन यू डू. राइट हो गया? मुझे उम्मीद हम क्लियर होंगे. लेट्स टेक सम मोर टाइम एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं. अपेंडिक्स पढ़ लीजिए प्लीज सर क्विकली. आपके पास वासिफ साहब पढ़ लिया आपने? आपके पास स्ट्रैटेजी ए 170 मिलियन का आपको लोन चाहिए, ठीक है. मेथड फर्स्ट में क्या कह रहा है कि आप मलेशियन बैंक से लोन उठा लें, 15 साल का लोन ले लें 5% पे, और पेरेंट कंपनी गारंटी दे देगी. मेथड बी में कह रहा है आप पीकेआर में लोन उठा लें 4 अरब का, 4.25 अरब का, लेकिन 10 साल का लोन होगा और 4.8% पे मिल जाएगा, ठीक है. ये लोन आप अपनी सब्सिडरी को दे दें और उससे आप 5% इंटरेस्ट ले लें. राइट. अब पहले स्ट्रैटेजी ए पे बात कर लेते हैं, मेथड ए पे बात कर लेते हैं. सर मेथड ए पे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं? मेरे ऑनलाइन दोस्तों आप इनपुट दें प्लीज. What is happening in method A? Method A में आप कौन सी करेंसी में लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं? मलेशियन रिंगिट में. तो इसको क्या कहते हैं? आपकी एसेट्स किस में होंगे? स्ट्रैटेजी ए में एसेट्स किस में? रिंगिट्स में होंगे. तो व्हाट इज हैपनिंग, नेचुरल हेज हो रहा है. एसेट्स भी मलेशियन रिंगिट में और बोरोइंग लायबिलिटी भी मलेशियन रिंगिट में. तो एनी एक्सचेंज रेट मूवमेंट विल नॉट इम्पैक्ट योर मतलब आउटफ्लोज और समथिंग लाइक दैट, राइट. सो स्ट्रैटेजी 1 इसलिए मुझे एक बेहतर लगती है कि बोरोइंग काफी करेंसी मैच हो जाएगी, नेचुरल हेज हो जाएगा, राइट. एसेट्स एंड लायबिलिटी एक दूसरे को एक्सचेंज रेट मूवमेंट के बनिस्बत हेज करेगी. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेथड ए, यहाँ लिख रहा हूँ मेथड बी. यहाँ पे अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे आपको एसेट लायबिलिटी हेज मिल रहा है, ठीक है जी. मेथड बी में आपको ये नहीं मिल रहा. अच्छा, और आपको एसेट लायबिलिटी हेज के अलावा क्या मिल रहा है यहाँ पे? सर मेथड बी में आपको क्या होगा? वर्किंग असम्पशन पढ़े अगर आप क्वेश्चन में, तो वर्किंग असम्पशन में लिखा है ऑल कैश फ्लोज विल बी रिमिटेड टू द पेरेंट कंपनी इन पाकिस्तान. अब मेथड बी में क्या होता है, आप कह रहे हो कि मैं बैंक से लोन लूंगा फिर मैं आपको लोन दूंगा, तो यू विल हैव टू रेमिट एवरी टाइम. आपको वो अमाउंट भी रेमिट करनी पड़ेगी जो इंटरेस्ट की मद में या प्रिंसिपल रीपेमेंट की मद में. तो व्हाट विल हैपन, रिपैट्रिएशन ज्यादा होगी. जब रिपैट्रिएशन ज्यादा होगी तो पॉसिबल इश्यूज इन टैक्सेशन एंड स्टफ लाइक दैट होंगे. वहां पे तो बाहरों बाहर लोन लिया, बाहरों बाहर दे दिया. यहाँ पे यू हैव अ साइकिल टू गो ऑन. सो यू विल हैव मेथड बी में रिपैट्रिएशन ज्यादा, टैक्सेशन इश्यूज,
वैसे मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं करेंगे कि भाई आप इधर लिख दिया एसेट लायबिलिटी हेज है, इधर लिख दिया नो एसेट लायबिलिटी हेज, मतलब आई मीन दिस इज नॉट दैट बचकाना, राइट? सो ट्रांजैक्शंस कम होंगी, फॉरेक्स रिस्क नहीं है मेरे दोस्त, फॉरेक्स रिस्क नहीं है, क्योंकि एसेट लायबिलिटी हेज है तो नेचुरली एनी एक्सचेंज रेट मूवमेंट ऑफसेट हो जाएगी। हाँ तो करेगी ना सर। हाँ यहाँ पे करेगी, यहाँ पे करेगी, हाँ यहाँ पे अगर आप फॉरेक्स, यहाँ फॉरेक्स से बेहतर लफ्ज है एक्सचेंज रेट, वो आप सही से लिख दीजिएगा, ठीक है? सॉरी जी। अच्छा, लोन एग्रीमेंट की टर्म्स उधर कितने साल का है? 15 साल। इधर कितने साल का है? मसला क्या होगा? मैं 10 साल का लोन ले रहा हूं और उसको कितने साल का दे रहा हूं? 15 साल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भाईजान टर्म्स ऑफ लोन मैच नहीं है इसमें। मैंने बैंक से या जिससे भी XYZ ने लोन लिया है कितने साल का? 10 इयर्स का। इसने लोन दिया MEE को 15 साल का। तो व्हाट विल हैपन? मुझे या दो चीजें होंगी, या तो इंटरेस्ट नहीं यार, या तो मुझे इस लोन को खुद से पे करना पड़ेगा, राइट? मेरे पास एक एक्सपोजर आ जाएगा, मुझे लोन को आई माइट नीड टू पे अर्ली, राइट? सो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा टू रीपेइंग अ लोन, नंबर एक बात। दूसरी बात, या तो मुझे रीफाइनेंसिंग करनी पड़ेगी अगले 5 साल के लिए। That's not the case in method A. I have a 15 साल का लोन एंड 15 साल, that's not a term mismatch नहीं है, ठीक है जी? तीसरी चीज, सर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किधर कम है? 4.8% पे लोन मिल रहा है, तो सर इधर अगर आप लिखेंगे रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, लेकिन इसके बाद जुमला खत्म नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, खुदारा रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की वजह बताएंगे कि भाई XYZ जमाने से कारोबार करता है, ही हैज एन एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप विद द बैंक्स। दूसरा वजह, अगर आप मलेशिया में कंपनी भी खोलते हैं, आप पहले साल कुछ नहीं कमाते हैं, 1 जनवरी 2019 को पैसा लगाते हैं और कमाते हैं 31 दिसंबर 2020 को, वो भी नहीं कमाते, लॉस करते हैं, 2021 से कमाना शुरू करते हैं। So with these factors and XYZ having a established relationship with bank, reduce cost of borrowing, right? सिर्फ ये नहीं लिखेंगे, right? So XYZ banking relation and MEI forecast of cash flows. Now what happens, मैंने ये I have laid down the points, अब मुझे क्या करना है? रिकमेंडेशन देनी है। रिकमेंडेशन देते वक्त नवाज साहब मैं देखूंगा टिल्ट किधर रखना है। हाँ, स्ट्रैटेजी बी, मेथड बी में फायदा है 0.2% का, लेकिन ये तो नहीं है ना कि लोन मिल ही नहीं रहा। हाँ मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज जो कि सेंसिटिव है उसकी हेजिंग मिल रही है मुझे रिपैट्रिएशन के कोई मसले नहीं है, ज्यादा साल के लिए लोन मिल रहा है 15 साल के लिए, तो बेहतर है मैं मेथड ए पे चले जाऊं, राइट? आपने ये किया, बिग प्रीएम्बल सेट किया और एक पक्की रिकमेंडेशन दे दी, यानी कि यू नीड टू टेक साइड। जैसे इमरान खान ने कहा था, न्यूट्रल इंसान नहीं होता, जानवर होता है, राइट? हो गया। विद दिस लेट्स एंड अप। हम पार्ट सी टैक्स के बाद इंशाल्लाह करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हेजिंग स्टार्ट करेंगे, हेजिंग की BFD मजीद देखेंगे, फ्यूचर फॉरवर्ड्स के रेट और स्वैप का थोड़ा कॉन्सेप्ट और एक सवाल और। खुदा आपका हामी नासिर, अली मुनी तलबगार, खुदा हाफिज।